स्क्रीन विजिबल होगी और मेरी आवाज भी आ रही होगी अभी। अभी इंटरनेट ठीक है, शायद सही से आवाज यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो ओप्स होता क्या है। पहले हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉपुलर कब हुआ है, 1980s के आसपास। और होता क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच टू प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए एक अप्रोच है विच अटेम्प्ट्स, क्या अटेम्प्ट करती है, टू एलिमिनेट सम ऑफ द पिटफॉल्स ऑफ द जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उनकी जो कमियां थी, पिटफॉल्स थी, उनको क्या करता है, दूर करता है। किसकी हेल्प से, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द बेस्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग फीचर्स। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के जो बेस्ट फीचर्स होते हैं उनकी हेल्प से, विद सेवरल न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इसके साथ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया समझने के लिए, लेकिन वापस से समझो इसको। एक ऐसी अप्रोच है, प्रोग्रामिंग अप्रोच है, जो हमें बताती है कि जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कमियां थी उनको दूर करके, है ना, कुछ नए फीचर्स डाल के, और उससे प्रोग्राम को डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक ऐसी अप्रोच है। सिंपली दो लाइन के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच टू प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सिर्फ इतना याद कर लेंगे तो इतना भी काफी है। किसके बिहाफ पे, जो पुरानी लैंग्वेज का पिटफॉल्स को दूर करके, उनके ड्रॉबैक्स को दूर करके, नए कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट। इट इज ए न्यू वे of organizing and developing programs and has nothing to do with any particular language। नए प्रोग्राम्स के साथ, जो नई लैंग्वेजेस होती हैं उसके साथ स्पेसिफिक कुछ नहीं करना होता है, और एक नया वे है प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। C++ इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। C++, जो सी लैंग्वेज थी उसका एक्सटेंशन होता है। इज द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी होती है वो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, और C++ और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो उसका एग्जाम्पल है अपने आप में ये C++ is basically a procedural language with object oriented extension। procedural language है object oriented extension के साथ। जावा क्या होती है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है। वन ऑफ द रिसेंट लैंग्वेज एडिड टू द लिस्ट, द लेटेस्ट वन बीइंग C#। जो C# होती है हमारी, C# बोलते हैं उसको, C# के नाम से भी एक लैंग्वेज होती है, वो भी इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पढ़ा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, नई टेक्निक है, एक नया वे है, नए फीचर्स हैं, और जो प्रोग्रामिंग कन्वेंशनल लैंग्वेजेस होती थी, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, उसके ऊपर एडवांसमेंट है, उसके ड्रॉबैक को दूर करते हैं इसके अंदर। क्या एडवांटेज है इसके, एडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है इजी टू पार्टीशन द वर्क इन ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ए ऑब्जेक्ट। एक बड़े प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट बेस पे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बेस पे डिवाइड करना आसान होता है। कोड का रीयूज आसान होता है, रीयूज ऑफ कोड, कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इजीली मैनेज, अगर कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा तो उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्लियर है जो मैंने बताया अभी तक। यस यस सर। देन कुछ और एडवांटेजेस हैं इसके अंदर। इजी टू कॉम्प्रिहेंशन है, मैनेज करना आसान होता है इसका। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डेवलपिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI को डेवलप करने के लिए भी हम इसका जावा का यूज करते हैं। इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है उसको इम्प्रूव हो जाता है इसकी हेल्प से। कुछ और दो चीजें और है, ईज ऑफ फैब्रिकेशन और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करना आसान होता है, और उसको फैब्रिक मीन्स मॉडिफाई करना भी आसान होता है। और इजी डिजाइन एंड एक्सटेंशन, तो डिजाइन और एक्सटेंशन इजी होता है। तो ये कुछ 7-8 फीचर्स हैं आपके सामने कि एडवांटेज हैं पुरानी वाली लैंग्वेज के ऊपर। तो आप लोग इनमें से अगर 4 या 5 भी लिख देते हो तो काफी होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके ऊपर बेसिक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक जो पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशंस और उसके एडवांटेजेस, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। देन एग्जाम्स में इसके एप्लीकेशन ही पूछे जाते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग, रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर यूज करते हैं, सिमुलेशन और मॉडलिंग में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया के अंदर यूज करते हैं, AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स में यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स और पैरेलल प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, डिसीजन सपोर्ट और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में यूज करते हैं, कैड कैम सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। काफी सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, नोट्स में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वन बाय वन इसको देख सकते हो आराम से। एडवांस अगर पूछा जाता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि
इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन बताएंगे यहाँ से, ठीक है, उसके बाद उसके एडवांटेजेस बताएंगे, देन उसके बाद एप्लीकेशंस बताएंगे। उसके बाद भी अगर बेसिक स्टेप्स पूछे जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तब आप इसको बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देख लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं अपने आप में। बेसिक कॉन्सेप्ट, चार बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। और आप ये मान लीजिए एक तो ओप्स का बेसिक क्वेश्चन, और इन चार में से मिनिमम दो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो लगभग लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने का है? 15 मार्क्स। सिर्फ आज का लेक्चर 15 नंबर। पास होने के लिए 17 चाहिए होते हैं, और आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स का है, अकेला लेक्चर। तो एक तो हमने बेसिक बता दिया ओप्स का, उसके एडवांटेज और एप्लीकेशन। दूसरा है इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। चार बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इन चारों को वन बाय वन पूछा जाता है। कभी इनमें डिफरेंस पूछते हैं, कभी इन पे शॉर्ट नोट पूछते हैं, कभी इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। अब वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट की जब हम बात Yes. करेंगे तो पहला, हाँ, जो हमारा Yes, सबसे sir. मेन आता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है अपने आप में। पहला है एब्स्ट्रैक्शन का हाईलाइटिंग द मेन फीचर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की मेन फीचर्स को हाईलाइट कर देना, ठीक है, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब इसी को जो हमने यहाँ पे लिखा है हाईलाइटिंग द मेन फीचर्स, इसी को बार बार हम डेफिनेशंस की फॉर्म में देखेंगे। देखिए घुमा फिरा के दूसरी डेफिनेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज टू रिप्रेजेंट द एसेंशियल फीचर्स विदाउट रिप्रेजेंटिंग द बैकग्राउंड डिटेल। एसेंशियल फीचर्स को दिखाना और बैकग्राउंड डिटेल्स को छुपाना। एसेंशियल फीचर्स को दिखाना और विदाउट रिप्रेजेंटिंग बैकग्राउंड डिटेल्स, बैकग्राउंड डिटेल्स को बिना दिखाए। तो ये क्या हो गया? हाईलाइटिंग हो गया मेन फीचर्स अपने आप में। तो जो ये लाइन थी उसी का मीनिंग ये है अपने आप में। एब्स्ट्रैक्शन इज क्या है? टू रिप्रेजेंट द एसेंशियल फीचर, खाली एसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना विदाउट रिप्रेजेंटिंग द बैकग्राउंड डिटेल। जो ये डेफिनेशन थी फर्स्ट वाली, वही सेकंड वाली है। थर्ड देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्शन tells you to focus on what the object does instead of how it is done। वो क्या करता है, जबकि कैसे करता है इसको नहीं बताता, खाली क्या करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड्स यू ए जनरलाइज्ड व्यू ऑफ योर क्लासेस। एक क्लास का या ऑब्जेक्ट का जनरलाइज्ड व्यू, कॉमन व्यू उसको प्रोवाइड दिखाता है बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जो इंपॉर्टेंट या जरूरी इंफॉर्मेशन होती है उसको दिखाता है और जनरलाइज वे में रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमने यहाँ पे बोला था और यही हमने हाईलाइट मेन फीचर्स के अंदर बोला था। एक और है लास्ट में, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का वर्किंग स्टाइल को हाइड करना, वर्किंग को कैसे होता है, वर्किंग स्टाइल को हाइड कर देना, एंड शोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एन अंडरस्टैंडेबल मैनर, एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में रिप्रेजेंट करना। तो ये वही मतलब हो गया जो हाईलाइट करना मेन फीचर। तो आप समझ में आ रहा होगा कि सारी की सारी डेफिनेशन घुमा फिरा के अपने आप में एक ही चीज बताती हैं कि मेन फीचर्स को हाईलाइट करना है और बैकग्राउंड डिटेल्स को अनहाइलाइटेड रहने दें। क्लियर हो गया ये चीज? वापस से देख लो। Yes, sir. हाईलाइटिंग द Yes, मेन sir. फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्शन जब भी पूछाई जाएगी, हाईलाइटिंग द मेन फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? ये सारी डेफिनेशन है इसके बारे में। Abstraction in Java is achieved by using interface और abstract class से। Abstraction को interface से और abstract class दो चीजों से हम लोग अचीव कर सकते हैं। A class that is declared as abstract is known as abstract class। एक ऐसी क्लास जिसको abstract डिक्लेयर कर दें वो abstract class होती है। इसका सिंटेक्स होता है, abstract लिखेंगे हम लोग, फिर उस क्लास का क्लास लिखेंगे और आगे उसका क्लास नेम और आगे कर्ली ब्रेसेस। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा abstraction। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग लिखना चाहें तो कोई भी सिंपल हेलो वाला प्रोग्राम भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जो सिंपल हेलो वाला प्रोग्राम। दूसरा इनकैप्सुलेशन, जो सेकंड टॉपिक था हमारा इनकैप्सुलेशन, याद है? पहला एब्स्ट्रैक्शन था, दूसरा इनकैप्सुलेशन है। एब्स्ट्रैक्शन था हाईलाइटिंग द मेन फीचर्स, जबकि दूसरा क्या है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की आप लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। कैप्सूल जानते हो आप लोग? कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होती है, उसको रैप कर देते हैं हम लोग।
मेडिसिन का Yes. पाउडर कैप्सूल के अंदर रैप करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड। डेटा और मेथड को रैप कर देना इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल के अंदर बाइंड अप कर देना। रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड, तो वो हो गया इनकैप्सुलेशन अपने आप में। क्लियर है? अब वापस इसको देखेंगे हम लोग। इनकैप्सुलेशन का दूसरा नाम डेटा हाइडिंग ही होता है। डेटा को हाइड कर देते हैं हम लोग, अंदर रैप किया और ऊपर से हाइड कर दिया उसको, अंदर जो चीज है वो बाहर नहीं दिखाई देती है। Encapsulation is the process of combining data and function into a single unit called class. क्लास के अंदर डेटा और मेथड को, दोनों को, डेटा या फंक्शन को बाइंड अप कर देना एक साथ, दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है डेटा हाइडिंग इज द मैकेनिज्म वेयर डिटेल्स ऑफ द क्लास आर हिडन फ्रॉम द यूजर। यूजर से जो डिटेल्स होती हैं वो हिडन होती हैं क्लास की। ठीक है, कैसी मैकेनिज्म? जहाँ पे डिटेल्स क्या होती हैं, हाइड हो जाती हैं। इसका नाम भी अपने आप में डेटा हाइडिंग ही है। तो वो क्या होती है, यूजर से डिटेल्स को हाइड करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा इनकैप्सुलेशन की अगली डेफिनेशन है, इनकैप्सुलेशन इज ए पावरफुल फीचर दैट लीड्स टू इंफॉर्मेशन हाइडिंग। वापस से वही बोला है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग किसके बेस पे? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और फ्रेंड फंक्शंस के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को हाइड करेंगे। के बाद फिर से वापस यही बोला गया है, दे इनकैप्सुलेट ऑल द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू बी क्रिएटेड। जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है उसके एसेंशियल फीचर्स को हम लोग क्या करेंगे, इनकैप्सुलेट कर देंगे, बाइंड अप कर देंगे अंदर। यूजिंग द मेथड ऑफ इनकैप्सुलेशन प्रोग्रामर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द क्लास। जब हम इनकैप्सुलेशन यूज करेंगे तो उसके जो क्लास के हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसको हाइड कर देते हैं। क्लियर है? एक लास्ट डेफिनेशन और है बिल्कुल सेम इसी तरह की, इनकैप्सुलेशन इज लाइक इनक्लोजिंग इन ए कैप्सूल। जैसा मैंने बताया, कैप्सूल के अंदर एनक्लोज कर देते हैं चीजों को। इनकैप्सुलेशन वो प्रोसेस है दैट इज एनक्लोजिंग द रिलेटेड ऑपरेशंस। कौन से रिलेटेड ऑपरेशन? डेटा रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड जो मेथड और डेटा होते हैं सारे के सारे, उनको एक साथ बाइंड अप करके एक साथ एनक्लोज कर देना, दैट इज इनकैप्सुलेशन। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, सारी की सारी डेफिनेशन का एक ही सार है अपने आप में। क्लियर है? और वो सार जो है सबसे ऊपर लिखा हुआ है, रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड। क्लियर है? इनकैप्सुलेट कर देना, उसको डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. दूसरा Yes, sir. एग्जाम्पल नीचे मैंने लिखा हुआ है, कोई माई क्लास है, डेटा मेंबर्स है, मेंबर फंक्शन है, इन दोनों को रैप कर दिया और क्लास से हम लोगों ने बाइंड अप कर दिया। अब मेंबर और मेंबर फंक्शन को माई क्लास की क्लास के नाम से हम लोग देखेंगे, तो ये इसका एग्जाम्पल। अब मेरा सिंपल एग्जांपल समझो बच्चे आप लोग। हम लोग कार देखते हैं, सब कार को जानते हैं। कार के अंदर चार पहिए होते हैं, बॉडी दिखाई देती है, स्टेयरिंग होता है, बोनेट वगैरह दिखाई देता है, सब कुछ कलर। क्लियर है ना? तो जब एब्स्ट्रैक्शन की बात आएगी, तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, कि मेन फीचर्स को देखना, कि रेड कलर की कार है, हुंडई कंपनी की कार है, अपने आप में i20 नाम है उसका, कितने गियर्स होते हैं इसके अंदर, इस तरह की चीजें। ठीक है, अभी बता रहा हूँ मुझे। ठीक है, तो कार की जो मेन फीचर्स होती हैं उसको दिखाना जो ऊपर से दिखती हैं, तो वो एब्स्ट्रक्शन के अंदर आएंगी। हाईलाइट कर देना मेन फीचर्स को, और अंदर रैप क्या कर दिया, पूरा इंजन विंजन उसकी प्रोसेसिंग सब कुछ बोनट के अंदर बंद करके ऊपर से बोनट लगा देते हैं हम लोग, तो वो हो गया इनकैप्सुलेशन। जो सारी मेन फीचर्स की उसको हाइड कर दिया और ऊपर सिर्फ दिखाया है, बोनट बोनट दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो ये इनकैप्सुलेशन हो गया। थर्ड होता है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो बहुत सिंपल है अपना, इनहेरिट करना प्रॉपर्टीज को। जैसे हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर फीचर्स आते हैं, है ना? हमारे पेरेंट्स में हमारे ग्रैंड पेरेंट हैं, उनसे फीचर्स आए होंगे। तो इनहेरिट मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हम लोग इनहेरिट करते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है अपने आप में, यहाँ पे देखिए, इनहेरिटेंस इज ए पावरफुल फीचर इन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पावरफुल फीचर बताता क्या है, ये सिंपल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है, सार जो है, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। एक क्लास से दूसरी क्लास को प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना इज नोन एज इनहेरिटेंस। एक क्लास मान लीजिए पेरेंट क्लास है, दूसरी चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से जो फीचर्स को एक्सेस कर रहा है ना, वो अपने आप में इनहेरिटेंस हो गया।
2-3 डेफिनेशन और होंगी अपने आप में. इट रेफर्स टू डिफाइनिंग ए न्यू क्लास विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन टू ए एग्जिस्टिंग क्लास. जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसमें कुछ हम चेंजेस करते हैं और नई क्लास बना लेते हैं. नई क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, डेराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, सब क्लास भी बोलते हैं. अगर पेरेंट है ऊपर वाली तो नीचे वाली चाइल्ड क्लास होगी. ऊपर वाली सुपर क्लास है तो नीचे वाली सब क्लास होगी. ऊपर वाली अगर अपने आप में बेस क्लास है तो नीचे वाली डेराइव्ड क्लास होगी. क्लियर है? तो न्यू क्लास इज कॉल्ड डेराइव्ड और चाइल्ड क्लास, एंड द वन फ्रॉम विच हम लोग इनहेरिट करते हैं उसको बेस और पेरेंट क्लास को. डेराइव्ड क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टी करती है बेस क्लास से और उसमें नए फीचर्स भी ऐड कर सकती है साथ में. जैसे आप लोग हैं तो आपके पेरेंट्स के अंदर जो फीचर्स हैं उनसे कुछ फीचर्स आए होंगे और आपके अंदर कुछ अपने नए फीचर्स भी हैं. ठीक है. और इसका मेन रीजन है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज थी उसको वापस हमने रीयूज कर लिया है. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बहुत सारे होते हैं. बेसिकली मैंने यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस लिखा है, मल्टी लेवल लिखा हुआ है, हायरार्किकल और हाइब्रिड. एक मल्टीपल भी होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी. वो हमने इसमें इसलिए नहीं लिखा है कि जावा उसको सपोर्ट नहीं करता है डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को. क्लियर है? तो अभी फिलहाल जो देख रहे हैं हम लोग, चार को पढ़ लेते हैं: सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड. सिंगल इनहेरिटेंस बड़ा सिंपल होता है. एक सिंगल सुपर क्लास से सब क्लास को सिंगल प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, वो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया. दूसरा मल्टी लेवल होता है हमारे पास में. मल्टी लेवल एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल. पहले ए से बी में आई प्रॉपर्टी और बी से सी में आई अपने आप में, तो वो मल्टी लेवल, एक से ज्यादा लेवल हो गया. ये सिंगल लेवल है अपने आप में, सिंगल इनहेरिटेंस. ये मल्टी लेवल हो गया. थर्ड हायरार्किकल, एक से ज्यादा को अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं, जैसे किसी पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड है, अगर सिंगल चाइल्ड है तो सिंगल हो गया, और ग्रांड पेरेंट से सिंगल और सिंगल से जो फर्स्ट सिंगल उसका ग्रांड चाइल्ड है तो वो अपने आप में मल्टी लेवल हो गया. लेकिन एक पेरेंट के अगर 3 बच्चे हैं, जैसे ए के बी और सी और डी है, तो ये बी भी इनहेरिट कर रहा है, सी भी इनहेरिट कर रहा है और डी भी इनहेरिट कर रहा है, तो ये हायरार्किकल हो गया अपने आप में. ठीक है. और हाइब्रिड जब भी बोला जाएगा तो हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन मोर देन वन का. ऊपर वाले 3 में से अगर किन्हीं 2 को हम लोग मिला लें तो वो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा. सिंगल मल्टी लेवल को मिला लो, और सिंगल हायरार्किकल को मिला लो, या हायरार्किकल मल्टी लेवल को मिला लो. इस तरह से वो क्या हो जाएगा? मल्टी हाइब्रिड वाला हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल नहीं समझते क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग हल्की की हुई है. तो जब ये प्रोग्रामिंग आगे जाएगी तब मैं इसको वापस से आप लोगों को समझा दूंगा एग्जाम्पल. क्लियर है ये चीज? यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. इनहेरिटेंस का Yes, sir. एग्जाम्पल कार के रेफरेंस में Yes, समझिए. sir. तो देखिए, कार तो सिंपल कार ही होती है. उसको इनहेरिट कर लेते हैं 2 प्रॉपर्टी में. एक डीजल की कार होगी और दूसरी पेट्रोल की कार होगी. तीसरी गैस की कार हो सकती है, चौथी इलेक्ट्रिक कार भी हो सकती है. क्लियर है? उसके बाद डीजल वाली कार में कोई मारुति सुजुकी की कंपनी हो गई, कोई फोर्ड की हो गई, कोई मर्सिडीज हो गई, कोई बीएमडब्ल्यू हो गई. उसमें डीजल वाली के अंदर भी अपने आप में चार सारी कंपनियां हो गई, है ना. इस तरह से कोई एल्टो भी कार है अपने आप में और मर्सिडीज भी कार है, तो दोनों है तो कार ही. कार की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक अपने आप में कुछ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, दूसरी कुछ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो ये अपने आप में इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी हो गई अपना. लास्ट एग्जांपल है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का. ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर है, सबसे ऊपर से हम देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है: व्हेन ए फंक्शन बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लास, इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. फंक्शन का नाम सेम होगा और वो अलग अलग काम करे. जैसे आप लोग हैं, कॉलेज के अंदर आप अलग काम करते हो, घर पे जाके अलग काम करते हो, लेकिन हो नाम तो अपना सेम ही होगा आपका. जो नाम कॉलेज है वही नाम घर पे है. तो आप लोग डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो, लेकिन कैंडिडेट एक ही है अपने आप में, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म हो. और वो काम किस तरह से करता है वो नीचे देख लेते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ऐसा फंक्शन जो डिफरेंटली बिहेव करे अलग अलग क्लास के अंदर. तो एक लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है पॉली मीन्स मैनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स. कि एक से ज्यादा फॉर्म्स होती है, नाम में भी क्लियर हो गया है, एक से ज्यादा फॉर्म में जो काम करे. पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू हैव मैनी फॉर्म्स. जो हमने अभी बोला, एक से ज्यादा फॉर्म्स तो रखने की एबिलिटी होती है इसकी. आफ्टर द इनहेरिटेंस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इनहेरिटेंस भी इंपॉर्टेंट होता है और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है. पॉलीमॉर्फिज्म इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए मेथड टू डू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट चीज करना. सिंगल ऑब्जेक्ट के बेस पे एक ही फंक्शन को, एक ही मेथड को एक से ज्यादा काम करना.
और इसको हम लोग दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं और ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी। पॉलीमॉर्फिज्म इज यूज्ड टू कीप द इंटरफेस ऑफ बेस क्लास टू इट्स डेराइव्ड क्लास। एक इंटरफेस जनरेट करते हैं बेस क्लास से डेराइव्ड क्लास के बीच में, उसकी हेल्प से हम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि वो सेम ही नाम होता है अपने आप में। ये और ये चीज दोनों सेम लिखी है हम लोगों ने। पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने में भी पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हैं हम लोग। अब पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखे हुए हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, कंपाइल और दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम को वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से, या दूसरा एक फंक्शन ओवरराइडिंग भी होता है, वो भी अपने आप में आ जाएगा बाद में। एग्जाम्पल्स को फिर से बाद में पढ़ेंगे हम लोग, बस अभी फिलहाल समझना चाहते हो आप लोग तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि अगर किसी क्लास के अंदर हम लोग हमने बाइक नाम की क्लास बनाई है और फिर स्प्लेंडर नाम की क्लास बनाई है, तो स्प्लेंडर जो है वो बाइक को फॉलो करेगा, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। और ये हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं? हम लोग हेल्प से करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने सिर्फ चार फंक्शन पढ़े, चार जो टॉपिक हैं वो मेन पढ़े हैं हम लोगों ने। पहला था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी अप्रोच है जो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, पुरानी लैंग्वेजेस के ऊपर कुछ नए फीचर्स डाल के। ठीक है? उसके एडवांटेज, ये एडवांटेज है, इजी होता है पार्टीशन करना, कोड को आसान करना, यूज करना, कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करना, कॉम्प्रिहेंशन तो ईज होता है, डिजाइन आसान होता है, एक्सटेंशन आसान होता है, फैब्रिकेशन, मेंटेनेंस, जीयूआई सपोर्ट करता है, इम्प्रूव डेवलपमेंट होता है, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये सारे के सारे क्या हो गए? एडवांटेज हो गए उसके। क्लियर है? एप्लीकेशंस रियल टाइम में, सिमुलेशन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में, हाइपर टेक्स्ट में, हाइपर मीडिया में, एआई में, न्यूरल नेटवर्क, डिसीजन सपोर्ट, ऑफिस ऑटोमेशन, कैड कैम, पैरेलल प्रोग्रामिंग, जो नई हमारी सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सब जगह हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। चार बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इसके: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने बताया था, हाईलाइटिंग द मेन फीचर्स। दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन, रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड। तीसरा होता है इनहेरिटेंस, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। फोर्थ होता था पॉलीमॉर्फिज्म, सेम फंक्शन बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लास। वापस देख लो, हाईलाइटिंग द मेन फीचर्स। सेक्शन इसी को बार बार हमने घुमा फिरा के लिखा हुआ है, याद करना है ये, इसका सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इनकैप्सुलेशन, रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू ए सिंगल यूनिट। ठीक है? और इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड हमारा इनहेरिटेंस, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। इसके चार टाइप होते हैं, अगर ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं हम लोग। फोर्थ था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन ए फंक्शन बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। इसके दो तीन टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम, ओवरलोडिंग फंक्शन की और ऑपरेटर की, और लास्ट में वर्चुअल। बच्चे जितना मैंने बताया है, तीन क्वेश्चंस इससे 100% आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। 100% मींस 100%, 99 नहीं बोल रहा हूं मैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पूछा जाएगा और इन चार में से कोई से दो फीचर्स पूछे जाएंगे। एनी हाउ, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा धीरे से आराम से लेक्चर के बाद। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दीजिए, वरना इसको वन बाय वन पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स पढ़ेंगे अब जब भी होगा। बताइए अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो। किसी बच्चे को कोई नो कंफ्यूजन है? सर। नो सर। ठीक है, तो बच्चे आप लोग एंड अप कर सकते हैं इसको हम लोग अब। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को समझ में आ गया बच्चे, वो मीटिंग एंड कर सकते हैं, हम लीव कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास। ठीक है बच्चों, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू। Thank एंड अप you. कर रहा हूँ मैं, कुछ और परेशानी हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू।